आपके सामने है जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 3 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने आखिर में पढ़ा कि किस तरीके से सिसरो और कास्का की बातचीत ख़त्म हो जाने के बाद सिसरो वहां से चला जाता है। फिर वहां एंट्री होती है इस कहानी के मेन विलन कैसियस की। तो कैसियस अब तेज आवाज़ लगाते हुए दूर से पूछता है कौन है वहाँ पर। तो कास्का जवाब देता है एक रोमन। इस पर कैसियस कहता है अरे कास्का ये तो तुम हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी आवाज़ से पहचान लिया। कास्का कहता है अरे कैसियस तुम्हारे कान तो बहुत अच्छे हैं, देखो कैसी अजीब रात है। कैसियस कहता है ईमानदार लोगों के लिए तो ये बड़ी ही खुशनुमा रात है। कास्का फिर पूछता है क्या कभी किसी ने ये जाना है कि आसमान भी इतना भयानक रूप हो सकता है। तो कैसियस जवाब देते हुए कहता है हाँ वो लोग इस बारे में ज़रूर जानते हैं जिन्हें ये पता है कि इस धरती पर कितनी बुराइयां हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं इन सड़कों पर इन खतरनाक रातों में अपने आप को पेश करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और बिना किसी सुरक्षा के। मेरे ऊपर कोई कवच नहीं है। कास्का तुम देख ही रहे हो कि मेरी खुली छाती इन गरजते हुए पत्थरों के सामने किस तरीके से सामना कर रही है। और जब वो कटीली नीली रोशनी, कटीली नीली बिजली आसमान की छाती चीर कर नीचे गिरेगी तो मैं उसका सामना करने के लिए बिल्कुल उसी जगह खड़ा रहूँगा जहाँ वो बिजली गिरेगी, उसका सामना करने के लिए। कास्का कहता है तो तुम भगवान से इस तरीके से खतरा मोल क्यों ले रहे हो, क्यों अपनी परीक्षा ले रहे हो। इंसान का तो ये अंग ही है कांपना और डरना। डरना और कांपना इंसान का तो एक अंग है। तब जब भगवान किसी तरीके से कोई संकेत देते हैं और हमें उन संकेतों से, उन भयानक संकेतों से, चीज़ों से हैरान कर देते हैं तो इंसान का तो ये अंग ही है कि वो डरता है और कांपता है। तो कैसियस कहता है अरे कास्का तुम तो बुद्धू हो, तुम बेवकूफ़ हो। वो जो चिंगारी एक रोमन के अंदर होनी चाहिए, एक रोमन वासी के अंदर जो चिंगारी होनी चाहिए वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, या फिर तुम उस चिंगारी का इस्तेमाल ही नहीं करते। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा रहता है, तुम लोगों को घूरते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर डर रहता है, तुम आश्चर्य में पड़ जाते हो जब तुम अपने आसपास भगवान द्वारा किए हुए या स्वर्ग द्वारा किए हुए अजीब चीज़ों को देखते हो। उन्हें देखकर तुम आश्चर्य में पड़ जाते हो, हैरान हो जाते हो। लेकिन अगर तुम इन सभी चीज़ों की सच्चाई पता करने की कोशिश करो, तुम पता करने की कोशिश करो कि क्यों हर जगह आग लगी हुई है, क्यों हर जगह तुम्हें पिशाच यानी गोश्त दिखाई दे रहे हैं, क्यों पक्षी और बीस्ट ये अपनी गुणों को बदल चुके हैं, क्यों इनके जो गुण हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो बदल क्यों गई हैं, क्यों बूढ़े इंसान बेवकूफ़ बन गए हैं और बच्चे बुद्धिमान बन गए हैं, क्यों इस तरीके से सब चीज़ों ने अपनी जो सही गुणवत्ता है, जो सही गुण है, उस अपनी प्राकृतिक गुणों को क्यों बदल लिया है, क्यों इन्होंने अपनी प्राकृतिक गुणों को बदल कर अपने आप को ऐसे राक्षसी गुणों में बदल दिया है। Why you shall find the heaven hath influenced them with this spirit। तो तुम ये जानोगे, यहाँ पे बताया गया है, कैसे कहता है कि जब तुम इनके बारे में जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से स्वर्ग ने इन सभी चीज़ों के अंदर कुछ आत्माओं को डाला है इन चीज़ों में, जिससे कि वो हमें डरा सके या संकेत दे सके कि किस तरीके से एक भयानक राज्य की स्थापना होने वाली है। चलो देखो कास्का, अब मैं तुम्हें एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल इसी भयानक रात की तरह है, जो गरजता है, बिजली की तरह चमकता है, कब्रों को खोलता है, दहाड़ता है जैसे कि हमारी कैपिटल में एक शेर दहाड़ता है। वो इंसान मुझसे या तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर उसके कामों को देखा जाए तो वो तुमसे और मुझसे ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। फिर भी वो बड़ी ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बड़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है और इस भयानक रात की तरह वो आगे बढ़ता जा रहा है। फिर कास्का कहता है तो तुम्हारा मतलब सीजर से है ना कैसियस, तुम सीजर के बारे में कहना चाहते हो। तो कैसियस कहता है चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हम रोमन्स में हमारे पूर्वजों के हाथ पैर और शरीर है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पिता का जो मस्तिष्क है वो हमारे अंदर मर चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी माताओं की ही आत्मा हमारे अंदर बसी हुई है। हमारे दुख दर्द जो हम सहते हैं, गुलामी करते हैं, उससे पता लगता है कि हमारे अंदर सिर्फ महिलाओं जैसी कमज़ोरी आ चुकी है, कि जैसे कि हम महिलाओं जैसे कमज़ोर हैं। ये सब हमें दर्शाता है। कास्का कहता है कि
हालांकि मैंने सेनेटर्स को सुना है कि कल सीजर को राजा बना दिया जाएगा। अब वो हर समुद्र और ज़मीन पर राजा बनेगा सिवाय इटली को छोड़कर। कैसियस कहता है हाँ मैं जानता हूँ। अब जब सीजर राजा बन जाएगा तो उस समय मैं क्या करूँगा। कैसियस कहता है कि जब सीजर राजा बन जाएगा तो मैं जानता हूँ कि जो मेरे पास ये खंजर है मैं इसे कहाँ रखूँगा। इस खंजर से मैं अपने आप को गुलामी से मुक्त करा लूँगा। यानी कैसियस कहना चाहता है कि अगर सीजर राजा बन गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। फिर कैसियस और कहता है कि हे भगवान, तुम ताकतवर लोगों को तो कमज़ोर कर देते हो। हे भगवान, तुम अत्याचारों को ख़त्म भी कर सकते हो। कोई मीनार, कोई पथरीली मीनार, ना कोई दीवार, ना तो कोई पथरीली मीनार, ना कोई पीतल की दीवार, ना ही कोई हवादार कोठरी, ना कोई लोहे से बनी हुई जंजीरें किसी भी आत्मा को जकड़ कर नहीं रख सकती। देखिए, मैं इस पैराग्राफ को फिर से बता देता हूँ। कैसियस कहता है कि अगर सीजर राजा बन जाए तो मैं इस खंजर को अपने आप में घोंप लूँगा, मतलब अपने आप अंदर गाड़ दूँगा और अपनी गुलामी से मुक्त हो जाऊँगा। हे भगवान, आप ताकतवर लोगों को कमज़ोर बना देते हो और आप ही हो जो अत्याचारों को हरा भी देते हो। कोई भी मीनार, कोई भी पीतल की दीवार और कोई भी हवादार कालकोठरी और कोई भी जंजीर, लोहे से बनी जंजीर, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक आत्मा को बांध कर रख सके। जीवन में हम बहुत से कष्ट सहते हैं। इन कष्ट को सहने के बाद भी हमारी जो आत्मा की जो शक्ति है वो अपनी ताकत को नहीं खो सकती। और ये मैं भी जानता हूँ और पूरा संसार जानता है। यहाँ पे कहता है वो, ये मैं भी जानता हूँ, ये संसार भी जानता है कि एक आत्मा को बांध कर नहीं रहा जा सकता। और जो ये मैं अत्याचार सह रहा हूँ अब तक, मैं जब चाहूँ अपनी खुशी से इस अत्याचार को उखाड़ फेंक सकता हूँ। यानी कैसियस कहना चाहता है कि जब वो चाहे अपनी आत्महत्या कर वो इस गुलामी और इस अत्याचार से मुक्त हो सकता है। तो इस पर फिर एक बिजली कड़कती है और कैस का जवाब देता है, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ और हर कोई कर सकता है, क्योंकि हर एक इंसान, एक गुलाम इंसान के हाथों में होती है कि वो अपनी बेड़ियों को, अपनी गुलामी को अपने आप मुक्त कर सकता है। यानी कोई भी इंसान आत्महत्या करके वो गुलामी से मुक्त हो सकता है, पर लेकिन ये करना बहुत ही गलत है। तो कैसियस कहता है, तो सीजर एक अत्याचारी व्यक्ति कैसे बन सकता है। मैं जानता हूँ कि जब तक वो रोमन वास लोगों को एक भेड़िए के रूप में नहीं देखता, जब तक वो एक भेड़िया नहीं बन सकता, एक वुल्फ नहीं बन सकता, जब तक कि वो लोगों को भेड़ों की तरह ना देखे। वो एक शेर भी नहीं हो सकता जब तक कि वो रोमन्स को हिरन के रूप में ना देखे। देखिए, फिर से बताता हूँ मैं। कैसियस कहता है कि सीजर तब तक अत्याचारी नहीं बन सकता जब तक कि वो रोमन के लोगों को भेड़ के रूप में ना देख ले। अगर वो रोमन के लोगों को भेड़ के रूप में देखता है तो वो एक वुल्फ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर रोमन उसके सामने हिरन नहीं है तो वो एक शेर भी नहीं हो सकता। पर लेकिन आप देखोगे कि कोई भी इंसान जब एक बड़ी चिंगारी लगाता है, एक बड़ी आग लगाता है, तो वो शुरुआत करता है एक छोटी सी टहनी से। ये हमारा रोम कैसा कबाड़, कैसा कचरा हो चुका है, कैसा बर्बाद हो चुका है, जो एक ऐसे बकवास चीज़ को उभारने में लगा हुआ है। एक ऐसी बकवास चीज़ जो सीजर है, ऐसे इंसान को बढ़ावा दे रहा है। हे दुख, वैसे भी मैं ये बातें कर भी किससे रहा हूँ। मैं ऐसे इंसान से बात कह रहा हूँ जो खुद ही अपने आप गुलामी की जंजीरों में बड़ा हुआ है, यानी खुद ही गुलाम बना हुआ है सीजर का। और मैं जानता हूँ कि मेरे इन शब्दों से मेरा क्या परिणाम हो सकता है, लेकिन मेरे पास हथियार है और ख़तरा मेरे सामने अब कुछ नहीं। मैं खतरों का सामना कर सकता हूँ। अब भी यहाँ पर कैसियस कास्का के सामने अपने आप को ताकतवर दिखा रहा है। तो कास्का कहता है, तुम कास्का से बात कर रहे हो कैसियस। कास्का कहता है कैसियस से कि तुम कास्का से बात कर रहे हो, एक ऐसे इंसान से जिसके सामने कोई मजाक नहीं कर सकता। मेरा हाथ पकड़ो और अपनी कमर कस लो। अब हम इन दुखों और तकलीफ़ों से मुक्त होने वाले हैं। मैं अब इस काम में, यानी इस गुलामी को ख़त्म करने में सबसे आगे कदम रखूँगा। जितना हो सके उतना सबसे आगे बढ़ूँगा। तो फिर कैसियस कहता है, तो सौदा पक्का रहा।
कैसियस कहता है कास्का से, तो सौदा बिल्कुल पक्का रहा। अब तुम ये भी जान लो कास्का कि मेरे पास कुछ और भी रोमन के बुद्धिमान और महान लोग हैं जो हमारे इस महान और ख़तरनाक परिणाम वाले काम में हमारी मदद करेंगे। एंड आई डू नो बाई दिस दे स्टे फॉर मी इन द पोम्पाइस पोर्च, और मैं ये जानता हूँ कि ये सभी लोग जो हमारी मदद करेंगे ये आज पोम्पाइस के एक मैदान में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक भयानक रात है और अब इस भयानक रातों में सड़कों पर कोई नहीं निकला हुआ, और ये सही मौका है मुलाकात करने का। और ऐसा लगता है कि जैसे आसपास का जो वातावरण है वो भी हमारे इस काम की तरह ढल चुका है। जैसे ये वातावरण है, ये आसमान है, बिल्कुल हमारे काम की तरह है, बड़ा ही खूनी, दर्दनाक और बड़ा ही भयानक। फिर कास्का कहता है कैसियस से, अरे थोड़ा पास रहो, देखो कोई बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। तो कैसियस कह रहा है, अरे ये तो सिन्ना है, ठीक है, ये तो सिन्ना है, मैं इसे बड़े ही अच्छे से जानता हूँ, ये भी मेरा एक दोस्त है। तभी सिन्ना अंदर आता है, वो उनके पास आता है और कैसियस सिन्ना से पूछता है, तुम इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? तो सिन्ना जवाब दे रहा है, बिल्कुल आपको ढूंढने जा रहा था। और ये आपके साथ कौन है? क्या ये मेटिलस सिम्बर हैं? तो कैसियस जवाब देता है, अरे नहीं, ये तो कास्का है, ये भी हमारा एक साथी है जो उस काम का, जिससे हम काम को अंजाम देने वाले हैं, यानी सीजर को मारने में का जो योजना है उसमें हमारा ये साथी बन चुका है। क्या सिन्ना मेरा इंतज़ार किया जा रहा है? कैसियस कहता है कि मेरे साथ जो खड़ा है वो कास्का है और ये हमारे प्रयास जिसमें हम सीजर को मारने वाले हैं उसमें ये एक हिस्सेदार है। और क्या सिन्ना मेरा वहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है? तो सिन्ना फिर कहता है, अरे कैसियस, मैं तो बड़ा ही खुश हूँ कि इस भयानक रात में हम में से 2-3 लोगों ने बड़ी ही अजीब चीज़ें देखी हैं। तो कैसियस कहता है, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि क्या मेरा इंतज़ार किया जा रहा है या नहीं, या मतलब कि लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं? तो सिन्ना कहता है, हाँ बिल्कुल, आपका इंतज़ार किया जा रहा है। ओ कैसियस, अगर ये भी बहुत अच्छा होगा अगर आप महान ब्रूटस को भी हमारे इस ग्रुप में शामिल कर ले, हमारे इस काम में शामिल कर ले। तो कैसियस कहता है कि चिंता मत करो सिन्ना, ये पेपर लो और इसे न्यायाधीश यानी जो जज है उसके चेयर के पास ले जाकर रख दो, जहाँ पर ब्रूटस इस पेपर को ढूंढ सके। और ये लो दूसरी चीज़, इसको विंडो से उसके पास फेंकना, ब्रूटस के पास। और ये इस चीज़ को ब्रूटस की मूर्ति पर मोम से चिपका देना। ओल्ड ब्रूटस यानी ब्रूटस के पूर्वज जो है उनकी मूर्ति पर इस कागज़ को मोम से चिपका देना। और जब ये सब काम तुम्हारा हो जाए, यानी कैसियस सिन्ना को कुछ काम दे रहा है करने के लिए कि ये सब काम जब तुम कर लो तो वापस पोम्पाई पोर्च यानी पोम्पाई के उस मैदान में लौट आना, जब वहीं पर हम सब तुमको वापस मिलेंगे। क्या वहाँ पर डिसीसियस, ब्रूटस और ट्रिबोनियस आ चुके हैं? तो सिन्ना जवाब देता है, हाँ सभी आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक मेटिलस सिम्बल नहीं आए, शायद वो आपको ढूंढने के लिए आपके घर गए हुए हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, जो आपने काम दिया है मुझे पेपर्स का ये करने का, मैं इसको निपटा देता हूँ। तो कैसियस फिर कहता है सिन्ना से कि जब तुम्हारे काम हो जाए तो वापस पोम्पाई थिएटर में लौट आना, वहीं पर हम सब एक साथ मिलेंगे। इसके बाद सिन्ना वहाँ से चला जाता है। फिर कैसियस कास्का से कहता है, कास्का चलो, मुझे और तुम्हें दिन निकलने से पहले ब्रूटस के घर पहुँचना होगा। ब्रूटस 3 पार्ट का मतलब है 75% वो हमारी तरफ हो चुका है और अब अगली मुलाकात में वो बिल्कुल अच्छे से 100% वो हमारे इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा, हमारे इस काम में शामिल हो जाएगा। फिर कास्का कहता है, ठीक है, और वैसे भी ब्रूटस तो लोगों के दिलों में छाया हुआ है, यानी लोगों की दिलों की ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है, लोग उसे मानते हैं। और जो काम हम करेंगे अगर अकेले करते हैं तो वो बहुत ही बुरा लगेगा कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं, और वही काम, उसी काम में अगर ब्रूटस हमारे साथ शामिल हो जाए तो वो महान एल्केमी की तरह लगेंगे, जिनके हमारे इस ग्रुप में आ जाने से हमारे इस झुंड की जो शक्ति है, कीमत है, वो बढ़ जाएगी और हमारे ये काम पहले से ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा लगेगा अगर ब्रूटस हमारे साथ हो जाते हैं। तो कैसियस फिर कहता है, हाँ
वो और उसकी कीमत, इस दोनों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। आधी रात बीत चुकी है और दिन निकलने से पहले हमें उसे जगाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वो हमारे साथ है। इसके बाद ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सीन 3 ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट एक्ट 2 सीन 1 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।